हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ भूकंप चैप्टर। और आप सबको पता है कि जब भी आपके एग्ज़ाम में भूकंप चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप पीजीटी की बात करो या टीजीटी की बात करो, तो दोनों ही एग्ज़ाम्स में इस वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को पूरा कवर अप करेंगे और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। तो चलिए बताती हूँ साथ साथ में आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये भूकंप की डेफिनेशन है। तो भूकंप आता किस वजह से है, तो पहला क्वेश्चन तो इसी पे उठता है। भूकंप कई बार सीधा सीधा भूकंप की डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है और बच्चे उसमें भी क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखो, डेफिनेशन चाहे कितनी ही घुमा फिरा के पूछे, बट अगर आपको पृथ्वी का हिलना या कंपन जैसा वर्ड यूज हो रहा है तो समझ जाना कि वहाँ पर अर्थक्वेक की बात चल रही है, भूकंप की बात चल रही है। तो किसी बाह्य व अंतर्जात कारणों से जब हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट लेयर है यानी जो भूपटल है उस पर कंपन होता है, उस पर आपका यानी हमारी पृथ्वी हिल उठती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो भूकंप है, यानी आप ये कहें कि पृथ्वी का एकदम से हिलना, अचानक से पृथ्वी का हिलना या कंपन पैदा होना या थोड़ी ऐसी हिलजुल सी महसूस होना, तो ये सब कुछ क्या है, आपका भूकंप है। अधिकतर जो भूकंप की बात करें तो वो 75 किलोमीटर की गहराई तक ही उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है यानी पैदा होता है वहाँ, और जहाँ से या भूकंपीय ऊर्जा या भूकंप ऊर्जा या सिंपल ऊर्जा निकलती है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाई उद्गम केंद्र या भूकंप मील। तो क्वेश्चन यहाँ से और एपिसेंटर से बहुत बनता है। तो देखो, जहाँ से भी भूकंप उत्पन्न होगा या पैदा होगा, जहाँ से भी भूकंपीय ऊर्जा निकलेगी, तो उस एरिया को उद्गम केंद्र कहेंगे या सिस्मिक जोन फोकस के नाम से जाना जाता है। और इसे आव केंद्र या हाइपोसेंटर के नाम से भी जाना जाता है इस एरिया को। नेक्स्ट, धरातल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के बिल्कुल ठीक निकट होता है, यानी ये हमारा मान लो उद्गम केंद्र है जहाँ से आपका भूकंप पैदा हुआ, और इसके बिल्कुल ठीक 90 डिग्री के कोण पर, जहाँ पर उद्गम केंद्र के बिल्कुल निकट होता है, 90 डिग्री के कोण पर एक पॉइंट होता है, और सबसे पहले जो भूकंपीय तरंगे हैं वो सबसे पहले यहीं पहुँचती है, या आपसे ये कहे कि भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले यहीं पर किया जाता है, तो उसका नाम है अधिकेंद्र। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका सबसे पहले अनुभव जिस बिंदु पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका भूकंप केंद्र नहीं होगा, वो आपका अधिकेंद्र होगा। गॉट इट? ठीक है। तो क्वेश्चंस इसी तरीके से बनेंगे। सब सिंपल सी बात है, आपसे उद्गम केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अधिकेंद्र। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो भूकंप से देखा जाता है वो इन्हीं दोनों से देखा जाता है, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। तो याद रखना, उद्गम केंद्र जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पैदा होती है, ठीक है, जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है वो उद्गम केंद्र होता है। और जहाँ पर सबसे पहले उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट आता है, देखो आप सबको पता है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, सिस्मोग्राफ और या सिस्मोमीटर, ये क्या होता है? ये भूकंप मापने का एक यंत्र होता है। एक बार पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो भूकंप लेखी की रचना है वो किसके सिद्धांत पर होती है, तो ये जड़ताओं के सिद्धांत पर होती है। ठीक है, जो भूकंप लेखी की रचना होती है वो किसके सिद्धांत पर होती है, जड़ताओं के सिद्धांत पर होती है। ये क्वेश्चन पीजीटी में एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट आता है समान तीव्रता और आघात वाली जो भूकंपीय रेखाएं हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। पीजीटी में एक क्वेश्चन आया था कि एक तरफ रेखाएं दे दी थी, तो उसमें एक तरफ समभूकंपीय रेखाएं भी थी, आइसोसिस्मल था। ये समभूकंप रेखाएं तो देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई समान भूकंप जो जितने भी नुकसान हुआ उन एरिया को मिलाने वाली रेखाओं को आपका समभूकंप रेखाएं कहते हैं। बट वहाँ पर ऑप्शन में आइसोसिस्मल लाइंस थी। तो समान तीव्रता यानी कितनी तेजी से भूकंप आया है, यहाँ पे भी 6.2 पे आया, यहाँ पे भी 6.2 पे आया, यहाँ पे भी 6.2 पे आया। तो इन सभी एरियाज़ को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समभूकंपीय रेखा होगी। नेक्स्ट, एक ही समय भूकंप की तीव्रता को प्रकट करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, यानी इसमें टाइम इंक्लूड हो गया। एक ही समय में जो भूकंप की तीव्रता को दिखाएगी कि भाई सुबह 7 बजे यहाँ पे भी 6.2 आया, सुबह 7 बजे यहाँ पे भी 6.2 था, सुबह 7 बजे यहाँ पे भी 6.2 था, तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे, होमोसिस्मल लाइंस। तो आइसोसिस्मल लाइंस और होमोसिस्मल लाइंस दोनों अलग है, ध्यान रखना इस चीज़ को।
अब आता है नेक्स्ट कि भूकंप के कारण कि किस वजह से भूकंप आता है। भाई एक बार टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था कि विवर्तनिक हलचलों की वजह से आता है। विवर्तनिक हलचलें यानी प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं उनकी मूवमेंट की वजह से भूकंप आता है। भ्रंश की वजह से आपका भूकंप आता है। जब भी ज्वालामुखी फटते हैं तब भी भूकंप आते हैं। उसके अलावा कोई लैंडस्लाइड हो जाए, भूसंकलन हो जाए तब भी भूकंप आता है। कोई बड़ा नाभिकीय विस्फोट है, परमाणु विस्फोट है तो उसकी वजह से भी भूकंप आता है। तो भूकंप आने के ये सारे कारण हैं। और एक बार ये क्वेश्चन आए थे, ये सारे कारण देके नीचे दे दिया था उपरोक्त सभी, या ABC है, ये CBD। तो याद रखना ये सारे कारण आपके क्या हैं, भूकंप के प्रमुख कारण हैं। अब आता है नेक्स्ट भूकंपीय तरंगे यानी सिस्मिक वेव। तो भूकंपीय तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है भूगर्भीय तरंगे, एक होती है धरातलीय तरंगे। जो भूगर्भीय तरंगे होती हैं वो प्राइमरी तरंगे या गौण तरंगों के नाम से जानी जाती है। धरातलीय तरंगों को लॉन्ग वेव के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और जो दूसरी होती है उसे बोलते हैं धरातलीय तरंगे। ये देखो प्राथमिक और गौण दोनों तरंगों को भूगर्भीय तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों हमारी पृथ्वी के अंदर ही रहती हैं। हमारी पृथ्वी के सरफेस पर सिर्फ L तरंगे आती हैं, इसलिए इसको अलग पार्ट में रखा गया है, इन दोनों को अलग पार्ट में रखा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम P तरंगों के बारे में। P तरंगे जिन्हें प्राइमरी वेव कहते हैं क्योंकि सबसे पहले पैदा होती है। इन्हें अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। उसके अलावा इनकी वजह से पदार्थ आगे पीछे हिलते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा ना मूवमेंट होती है जो आगे पीछे की, वो इनकी वजह से होती हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार कि P तरंगे किसके समान होती है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो भाई P जो तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है। किसके समान होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और ये सबसे पहले पहुंचती हैं, हमारे अर्थ के अंदर ही घूमती रहती हैं। ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यम से गुजर सकती है। अगर अर्थ के अंदर वाला पार्ट ठोस है तब भी, गैस है तब भी, और तरल है तब भी, तो तीनों ही पार्ट से ये गुजर सकती है, ठीक है। 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, यानी सबसे तेज गति होती है P तरंगों की, प्राइमरी वेव की। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि P और S वेव में कितने मिनट का अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 मिनट। तो P और S में 3 मिनट का अंतर होता है। तो जो P तरंगे होती हैं, प्राथमिक, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, देखो चाहे TGT हो चाहे PGT हो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। P तरंगों से ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्राथमिक वेव, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये इसकी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है, तेज। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि P और S में कितने मिनट का अंतर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी S तरंगे, जिसे सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। इन्हें गौण, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर नीचे हिलते हैं, दाएं बाएं हिलते हैं। ये आपके प्रकाश और जल तरंगों के समान होती हैं। देखो वो ध्वनि तरंगों के समान होती है P तरंगे, और जो S तरंगे होती है प्रकाश और जल तरंगों के समान होती है। इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं, आड़ी तरंगे। तरल पदार्थ में जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आएगा ना, हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में लिक्विड फॉर्म में कोई एरिया आता है तो ये जो S तरंगे हैं वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। सॉलिड पार्ट में ही ये केवल चलती हैं, और जो S तरंगे होती हैं लिक्विड पार्ट में लुप्त हो जाती हैं। इनकी स्पीड की बात करें तो भाई इनकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इनकी स्पीड है। तो P तरंगों से लगभग आधी होती है S तरंगों की स्पीड। और लास्ट आती है हमारी L तरंगे। L तरंगे लॉन्ग वेव भी कहते हैं, सरफेस वेव भी कहते हैं, लव वेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके साथ साथ लव वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि HD लव महोदय ने इनकी खोज की थी। और इन्हें पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। पृष्ठीय तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी धरातल पर ये बहती है L तरंगे, इसलिए पृष्ठीय तरंगों के नाम से भी जाने जाती हैं। इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी स्पीड सबसे कम होती है, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। तो PSL तीनों में सबसे कम स्पीड इन्हीं की होती है, L तरंगों की। और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं L तरंगे। नेक्स्ट आती हैं ठोस, तरल और गैस तीनों ही माध्यम में से हमारी जो लॉन्ग वेव है, धरातलीय तरंगे गुजर सकते हैं। आपने देखा है ना, पृथ्वी पर अगर ठोस पार्ट है वहाँ पे भी भूकंप आते हैं, तरल पार्ट में सुनामी आती हैं, और वायुमंडल, ठीक है। तो तीनों ही माध्यम में ये गुजर सकती हैं। अधिक गहराई पर ये क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद धरातल तक ये सीमित रहती है। और सबसे ज़्यादा बर्बादी जो होती है हमारे जान माल की, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है भूकंप से, वो हमारा L तरंगों से ही होता है। P और S दोनों ही प्रकार की तरंगे काय तरंगे यानी बॉडी वेव के वर्ग में काम करती है। तो किसके वर्ग में काम करती है, बॉडी वेव के वर्ग में। क्योंकि इन्हें बॉडी वेव भी इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ की बॉडी के अंदर अंदर ही ये काम करती हैं। अब ये क्वेश्चन जो है भाई, ये है भाई आपका PGT का फेवरेट क्वेश्चन,
बहुत बार, कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लो, भूकंप मूल से 103 से 142 जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। जो आपका भूकंप मूल है यानी भूकंप केंद्र है, उससे 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री तक का जो एरिया है उसमें किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगे कभी भी नहीं पहुंच पाती, और इस एरिया को छाया मंडल कहते हैं, सिस्मिक शैडो जोन कहते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है, भूकंप मूल से या भूकंप केंद्र से वो एरिया कितने से कितने डिग्री का एरिया जहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच पाती। तो राइट आंसर रहेगा 103 से 142 या 143 भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में 142 है। नेक्स्ट आता है, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि किन तरंगों का छाया मंडल बड़ा है। तो जो एस तरंगे हैं उनका छाया मंडल पी तरंगों से भी क्या है, विस्तृत है, पी तरंगों से भी बड़ा है। तो एस तरंगों का छाया मंडल पी तरंगों से भी क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट आता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप कितना तेज आया है, कैसा आया है, तो इस चीज़ को हम कैसे मापेंगे। तो एक आता है भाई रोसी फेरल पैमाना, जो कि 1883 में बनाया था, व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति ने बनाया था, अवैज्ञानिक माप था ये रोसी फेरल पैमाना। क्योंकि देखो पीजीटी में जो क्वेश्चन आता है ना भूकंप से पैमाने से, बहुत बार क्वेश्चन आया, आप सबको पता है, लास्ट भी आया था, और पूछता है कि निम्न में से कौन सा पैमाना है, कौन सा है नहीं है। तो इस वीडियो में आपको भूकंप की तीव्रता मापने के सारे पैमाने मैं करा दूंगी, उसके अलावा उनके अलावा और कोई पैमाना नहीं है। नेक्स्ट आता है मर्केली पैमाना। मर्केली पैमाना 1902 में इटली का था, गाइसेप मर्केली उसने बनाया था। वुड और फ्रैंक न्यूमान ने 1931 में इसे संशोधित किया था। तो मर्केली जो पैमाना है 1902 में इटली के गाइसेप मर्केली ने इसे बनाया था, मर्केली पैमानों को। और इसमें भाई 12 डिग्रियां होती है, यानी आप ये कह सकते हो 1 से लेकर 12 लेवल होते हैं मर्केली पैमाना में। तो मैंने 2 पढ़ाए हैं आपको, रोसी फेरल पैमाना और मर्केली पैमाना। नेक्स्ट आता है सिस्मोग्राफ। इसके बारे में तो आप सभी जानते हो, सिस्मोग्राफ भूकंप के परिमाण को मापने का एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को हमेशा। रिक्टर पैमाना किसने बनाया था, देखो रोसी फेरल मैंने आपको पढ़ा दिया, मर्केली पढ़ा दिया, और तीसरा पैमाना आता है रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना बनाने वाले थे भाई चार्ल्स रिक्टर, जिन्होंने 1935 में इसे बनाया था। 1956 में इसमें गुटेनबर्ग, और रिक्टर में 1967 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने भी संशोधित किया था। तो इसमें आगे चलकर गुटेनबर्ग ने और 1967 में खुद रिक्टर ने भी इसमें कुछ चीज़ों को सुधारा था। अब तक की बात करें तो अब तक भाई आपके 8.6 परिमाण के भयंकर भूकंप आ चुके हैं। लघु गुणक पैमाना है और जो रिक्टर पैमाना है, उच्च पूर्णांक भूकंपीय तरंगे के आयाम में 10 गुना, यानी हर एक परिमाण आगे बढ़ता बढ़ता है ना, तो जैसे 3 परिमाण वाला भूकंप 2 से 10 गुना होगा, तो हर परिमाण अगले से 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे हो जाता है। तो 8 परिमाण का जो भूकंप था वो 4 परिमाण से 10,000 गुना होता है। ठीक है, पहले वाला 10 गुना, अगले वाला 100 गुना, तीसरे वाला 1000 गुना, चौथे वाला 10,000 गुना। तो 4 परिमाण वाला 8 परिमाण से, ठीक है, 8 परिमाण वाला 4 परिमाण से 10,000 गुना ज़्यादा भयंकर था, ज़्यादा बड़ा भूकंप माना जाता है रिक्टर पैमाने पे। प्रत्येक पूर्णांक अपने निचले पूर्णांक की अपेक्षा 31 गुना अधिक ऊर्जा छोड़ता है। ठीक है, तो कितने गुना अधिक ऊर्जा छोड़ता है, 31 गुना। ये छोड़ो, हाँ ये क्वेश्चन आता है, भूकंप वाले क्षेत्रों में कौन सी गैस की मात्रा एकदम अचानक से बढ़ जाती है। तो जिस भी एरिया में भूकंप आने वाला होता है उस एरिया में रेडोन गैस की मात्रा वो अचानक से बढ़ जाती है। तो राइट आंसर रहेगा रेडोन। 26 जनवरी 2001 को भारत में गुजरात भुज क्षेत्र में जो भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.9 मापा गया था। तो ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत के गुजरात के भुज एरिया में कब भूकंप आया था। तो भाई 26 जनवरी 2001 को आया था। रिक्टर स्केल पे इसे मापा गया था, तो कितना था ये, 7.9 था। 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे और 60 मेगा टन हाइड्रोजन बमों के बराबर था ये आपका क्या, ये आपका भूकंप एरिया। अब आता है भूकंप का विषव वितरण। भूकंप के विषव वितरण की बात करें कि भूकंप कहाँ ज़्यादा आता है, कहाँ कम आता है, तो सबसे पहले प्रशांत महासागरीय पेटी अभिसारी प्लेट की सीमाएं होती है, 68% जो भूकंप है वो यहीं आते हैं। रिंग ऑफ फायर यानी अग्निवलय के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी सबसे ज़्यादा भूकंप आपके इसी पर आते हैं, और ये अभिसारी प्लेट सीमाओं पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे अभिसारी अपसारी क्या होते हैं, फिर भी बता देती हूँ। अभिसारी प्लेटें होती है जब प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, नज़दीक आती हैं, तो ये होती है भाई अभिसारी प्लेटें। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो पेटी है वो इसी का एग्जाम्पल है, और इसी की वजह से यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी पेटी दिखाई गई है, मैंने लिख रखी है। एक ये और रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर में ही आपके सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। प्रशांत महासागरीय परिफे मेखला,
पूर्वी एशिया से शुरू हो जाती है ये आपकी पूरी पेटी, जिसे प्रशांत महासागरीय पेटी कहते हैं। तो पूर्वी एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से शुरू होकर क्यूराइल, जापान, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीप से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक आपकी प्रशांतीय महासागरीय जो परिमेखला है वो आती है। नेक्स्ट आता है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, मध्य अटलांटिक पेटी, ये क्वेश्चन पीजीटी वाले बच्चों बहुत बार आया है कि जो मध्य अटलांटिक पेटी है वो किसका एग्जाम्पल है, वो अपसारी प्लेट सीमाओं का एग्जाम्पल है। यानी ऐसे क्वेश्चन आएगा अपसारी प्लेट सीमाओं का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण, ऑप्शन में आपको मध्य अटलांटिक पेटी जरूर देखने को मिलेगा। तो एस आकार की जो कटक आती है और उसके आसपास के जो आइलैंड आते हैं वो सारे इसी के एग्जाम्पल हैं अपसारी प्लेट सीमाओं के। यहीं से आपका जो महासागर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी तली फैल रही है, जिसे बोलते हैं ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग, एस आकार की कटक के आसपास वाला एरिया। और ये किसकी वजह से माना जाता है, भूकंप की वजह से माना जाता है। इनके अलावा जो पूर्वी अफ्रीका की महान दरार घाटी है, लाल सागर है, वो भी आपकी मध्य अटलांटिक पेटी का ही एग्जाम्पल है। अब ये आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहाँ पर भूकंप आते हैं। ये आपकी पश्चिम में कैप वर्ड द्वीप से आरंभ होकर, यानी आपके यूरोप से आरंभ होगी ये, पुर्तगाल, भूमध्य सागर और मोरदार पर्वतों से होते हुए, यूरोप के आल्प्स पर्वत से होते हुए एशिया तक पहुँच जाती है। पूरे मध्य महाद्वीपों के बीच बीच में से जाती है, इसलिए मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं इसे। और यहाँ पर भूकंप आते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 21% भूकंप आते हैं पूरे विश्व के। सबसे ज़्यादा तो प्रशांत महासागरीय पेटी में ही आते हैं। और जो भूकंप आते हैं वो भ्रंश की वजह से आते हैं, यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से आते हैं। नेक्स्ट भारत के भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें तो भारत भाई मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी में आते हैं, क्योंकि एशिया इसी में आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी में, और भारत एशिया का ही पार्ट है। तो भारत मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी में आता है, हिमालय क्षेत्र में। और नवीन मोरदार पर्वत है हमारे, नहीं हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है हिमालय। दक्षिण भारत में सबसे कम भूकंप आते हैं, क्योंकि स्टेबल है, कठोर है, इसी वजह से। भारत में भूकंप के 5 जोन हैं मेन, ये हैं 5 जोन भारत के, जिसमें अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र आता है, अधिक क्षति आता है, फिर मध्यम क्षति, फिर निम्न क्षति, फिर सबसे कम क्षति वाला आता है। तो जो हरियाणा आता है वो मध्यम क्षति में आता है। फिर भी आप देख लो कौन सा राज्य किस में आता है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो देखो जोन 1, जिसमें आपके जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे भयानक वाला एरिया कौन सा है भारत का, एक तो उत्तर पूर्वी सारे राज्य इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे स्टेट 7 सिस्टर स्टेट आ जाते हैं। उसके अलावा बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का कच्छ वाला एरिया जोन 1 में आता है। जोन 2 में आता है कश्मीर और हिमाचल के जो बचे हुए पार्ट है वो, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग और दिल्ली, उत्तरी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3rd और 4th जोन में देखो, वैसे तो हरियाणा को 3rd जोन में रखा जाता है, और 3rd और 4th में आता है हरियाणा और भाई दक्कन पठार के जो भूभाग है वो, यानी प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग। और 5th जोन में आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्कन पठार के आंतरिक पार्ट। ठीक है, तो ये थे भूकंप। पूरा चैप्टर मैंने आपको फुल डिटेल से करा दिया है, और इससे अलावा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया भूकंप से। भूकंप से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है, ध्यान से सुन लो, लिख लो चाहे। एक तो अधिक केंद्र से आता है, जिसे एपी सेंटर बोलते हैं। एक आता है आपका उद्गम केंद्र से, जिसे भूकंप केंद्र या भूकंप मूल भी कहते हैं। एक आते हैं इसके पैमानों से, ठीक है, और सिस्मोग्राफ तो आप सबको पता ही है उससे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके पैमानों से आता है, और भूकंप का विषय वितरण प्रशांत महासागरीय पेटी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पीजीटी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पैमानों से आता है, तो आपको सारे पैमाने लर्न होने चाहिए भूकंप के। रोसीफेरल पैमाना, मर्केली पैमाना, रिक्टर पैमाना, ये 3 ही पैमाने हैं मेन, और सिस्मोग्राफ यंत्र है जिस पर मापा जाता है। गॉट इट। और भाई अगर किसी को नोट्स चाहिए तो टीजीटी एसएसटी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। एसएसटी के चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और पीजीटी और नेट ज्योग्राफी के भी कंप्लीट ज्योग्राफी का सेट यानी नोट्स अवेलेबल है। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये नोट्स आपको पेड रहेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है नोट्स लेने के लिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज जब करोगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, बट नोट्स पेड रहने वाले हैं। उसके अलावा पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का पूरा कोर्स अचीवर्स एकेडमी पर अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा ऐसे ही इसी तरीके से मतलब एक एक वीडियो को फुल डिटेल से पढ़ना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।